जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशु जोशी, जिनको दर्शक हमारे बहुत पसंद करते हैं और सभी बोलते हैं बार-बार इनको बुलाइए। तो एक बार फिर से मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर, आप सभी दर्शकों को अंबर के माध्यम से और अंबर को मैं अपना बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप सब मेरे विचारों को पसंद कर रहे हैं और अंबर के शो को लगातार देख रहे हैं और हम दोनों को ही अपना प्यार और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। अंशु जी, हम देख रहे हैं कि लगातार भारत और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है, उसमें काफ़ी कुछ तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में कुछ हॉक्स हैं, जैसे पीटर नवैरो, इस तरह के लोग काफ़ी कुछ इस तरह के इर्रेलेवेंट डेटा, रिपोर्ट्स और इस तरह की बातें भारत को लेकर बोलते रहते हैं। और लेटेस्ट हमने प्रेज़िडेंट ट्रम्प की ट्वीट भी देखी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की, भारत की तारीफ़ें की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफ़ी अच्छे से उसका रिएक्शन दिया है, ट्वीट की है वापस। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ख़ासतौर से एससीओ समिट के बाद और जो कुछ हमने देखा कि चाइना में हुआ है और विक्ट्री परेड और ये सारी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ईयू भारत के नज़दीक आ रहा है। क्या कुछ बदल रहा है? कैसे आप देख रही हैं इन सारी चीज़ों को? अंबर, हम लगातार इस बात पर चर्चा तो कर ही रहे हैं और आप भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पिछली चर्चा में भी लेकर के आई थी कि क्या ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल, जो एक हम वैश्विक राजनीति में वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, शक्ति के ध्रुवों की बात करते हैं, वो बदल रहा है और इसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं कि है और सकारात्मक भूमिका है। तो भारत ने ये एक संदेश दिया बीते दिनों जब ट्रंप ने हम पर एक दबाव बनाने का प्रयास किया कि हम रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दें और अमेरिका के खेमे में बने रहें। तो भारत ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो उसकी विदेश नीति का अभिन्न अंग है। मैं ये भी बता दूं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। विदेश नीति में अपनी संप्रभुता को और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए अपने हितों के अनुसार निर्णय, उन निर्णयों के अनुसार अपनी विदेश नीति को संचालित कर। तो भारत दूसरों की भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सम्मान करता है और हमारे विदेश मंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि हम हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके साथ कोई समझौता नहीं करें। तो भारत ने नहीं किया। और दूसरा, हम पर दबाव बनाया गया कि हम जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ कर रहे हैं उसमें हम अपने डेयरी सेक्टर को और अपने कृषि सेक्टर को अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल। अंबर, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, बहुत कम चर्चा हो रही है कि यदि हम ऐसा कर लेते तो फिर क्या होता। तो होता ये कि बहुत सस्ते अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारा बाजार भर जाता। तो हमारे जो कृषक भाई हैं, हमारे जो मछुआरे भाई हैं, हमारे जो डेयरी प्रोड्यूसर्स भाई हैं, उनका फिर क्या होता। तो मोदी जी ने इस बात को इसीलिए 15 अगस्त को ही स्पष्ट कर दिया था कि कृषकों के हित के साथ, मछुआरों के हित के साथ और जो हमारे डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनके हित के साथ समझौता नहीं होगा। तो ये जो एक हमने सेगमेंट बंद रखा है उसको हम बंद रखेंगे। उसके पीछे कारण था। अब इसमें बड़ी राजनीतिक बहस हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन देखिए इसका नतीजा क्या निकला। अमेरिका बौखलाया, हमारे ऊपर पहले 25% और फिर एडिशनल 25% के टैरिफ लगाए। तो हमने क्या किया, हमने जो मंच पर आज शक्तिवान देश बैठे हुए, क्योंकि रशिया हमारा इतने सालों से नेचुरल अलाई है। हम किसी एक के खेमे में तो कभी गए ही नहीं। तो कभी इस तरह का हमने किसी के साथ रिश्ता खराब किया ही नहीं कि दोबारा जाकर के वहां चीजें ठीक ना कर सके। एससीओ के समिट में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए तो पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक देखी। पाकिस्तान की प्रेजेंस में आप देखिए कि किस तरह से शी ने हर प्रकार के टेररिज्म को कंडेम किया। और वो जो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट था, सामने शहबाज शरीफ बैठे रहे और डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में हर प्रकार के आतंकवाद की और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की भर्त्सना की गई, कंडेम किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय भारत की रही। तो इसके बाद अब थोड़ा सा अमेरिका में हलचल शुरू हो गई है। आज हमने देखा है कि ट्रंप के किस तरह के ट्वीट्स आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है, बहुत पॉजिटिवली जवाब दिया है। इस पर आगे चर्चा करूंगी, लेकिन निश्चित तौर पर इससे स्थितियां बदल रही। ईयू हमारे साथ खड़ा है, ऐसा जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी भारत की यात्रा पर थे, उन्होंने इस बात को कहा। जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं वो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अगर ट्रंप अब भी नहीं संभले और यदि भारत के साथ रिश्ते खराब किए तो वो ये समझ जाएं कि पूरे ग्लोबल साउथ के साथ वो रिश्ते खराब कर लेंगे। और इसके अलावा अमेरिका के अपने जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं और पीटर नवारो के जो बेबुनियाद उल्टे सीधे बयान और आरोप आ रहे हैं उनका खंडन कर रहे हैं। तो ये एक देखिए, अपने आसपास हम जो बिंदु देख रहे हैं, ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं, ये निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिकली भारत के फेवर में जा रहे हैं।
जी। बिल्कुल, वो तो आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि पीटर नवारो है, हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं इकोनॉमी, लेकिन पता नहीं कौन-सी इकोनॉमी पढ़ के आए हैं कि अमेरिका को डुबो दिया और मुझे लग रहा है अमेरिका के साथ-साथ ट्रम्प की कुर्सी भी खतरे में आ गई, इसीलिए हम वो रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंशु जी, आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी अमेरिका ने वापस आते-आते? अब काफ़ी डैमेज हो चुका है। अब अमेरिका पे कोई कोई देश इस तरह भरोसा कर नहीं पाएगा, जो अमेरिका ने किया भारत के साथ खास तौर से। अंबर में लगातार टीवी चैनल्स पर जो शो कर रही थी, आपने भी देखा होगा, और जी। लगातार मैं जो कॉलम लिखती हूँ, मेरे साप्ताहिक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कॉलम प्रकाशित होते हैं, 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स से भारत के। तो हुँ। उनमें मैं इस बात को कह रही थी कि पॉइंट नंबर 1, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि टैरिफ लगता भी है, तो आगे-पीछे ट्रम्प हमको यू टर्न लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो आज से देखिए शुरू हो गया। मैंने पीटर नवारो को लेकर के कहा था कि नवारो जैसा व्यक्ति जो भारत की संस्कृति को या भारत के जो सामाजिक ताने-बाने को या आर्थिक हम किन मोर्चों पर कैसे आगे बढ़े उनको नहीं समझ पा रहे हैं, वो कुछ भी बेबुनियाद आरोप लगाएं, उनके अपने लोग देखिएगा उनकी भर्त्सना करेंगे, वो भी होना शुरू हो गया। और मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई न सिर्फ अर्थव्यवस्था है, कूटनीतिक दृष्टि से शक्ति भी है। मुझसे अभी किसी ने कहा कि भारत, देखिए आप ये बताइए, ये सदी भारत अब चीन की बनवाएगा या अमेरिका, क्योंकि भारत जिस तरफ चला जाए उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये सदी न चीन की है, न रशिया की है, न अमेरिका की है, ये सदी भारत की है। सभी भारत की प्रशंसा करते हैं, भारत स्वयं अपनी प्रशंसा, हम अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। लेकिन अंबर, आपने बहुत सही बात की। ट्रंप के लिए तो मैं यही कहूंगी, हुजूर बहुत देर कर दी आपने आते आते, वो कुछ ऐसा गाना भी है ना, बहुत देर कर जी, दी बहुत हुजूर आते आते। मेहरबान जी, याद है यस। बहुत हमने इस चीज को चेताया, बहुत पॉजिटिवली हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स गए, बातचीत हुई, लेकिन ट्रंप शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि आज का जो भारत है उसकी शक्ति क्या है। तो ट्रंप ने जो निर्णय लिए, मैं फिर कहूंगी कि दो देशों के बीच के संबंध रेत का महल नहीं होते हैं अंबर, की जब चाहा तोड़ दिया फिर से बना लिया, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही ट्वीट किया कि भारत और अमेरिका की एक रणनीतिक साझेदारी है, समझदारी है आपस में। लेकिन ट्रंप ने इसमें जो एक डिस्ट्रप्शन लाया है और ट्रंप ने जिस तरह से डिस्टर्ब किए हैं रिलेशंस, अब ये जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा जाते जाते देर लगेगी। और हाँ, जैसे भारत एकदम आश्रित हो गया है कुछ चीजों को लेकर, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लगातार जो है एक्सपोर्ट हमारा कितना बढ़ गया था यूएस को, और आज वहीं पर टैरिफ लग करके हमें अब दूसरे देशों को आउटरीच करना पड़ रहा है। थोड़ी परेशानी तो आई है। तो अब जो जो भरोसे वाला संबंध था ना अंबर, वहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो निश्चित तौर पर ट्रम्प को ये समय पर थोड़ा समझ जाना चाहिए था, क्योंकि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है, समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। जी। बिल्कुल, और समय निकल जाता है तो चीज़ वही बर्बाद हो जाती है, बात भी खराब हो जाती है। लेकिन अब इसमें ये बात तो है कि यूएस पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। ट्रम्प का जो यू टर्न है, वो यूँ ही नहीं लग रहा है। हो सकता है कि जो डीप स्टेट है, उनका डंडा आया हो, क्योंकि उनको बड़ा नुकसान हो बिल्कुल। रहा है अमेरिकन कंपनीज़ को। और या ये भी संकेत समझ सकते हैं कि अब ट्रम्प की विदाई हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था जेडी वांस ने जिस तरह से इशारे दिए थे, तो इस पूरे रायते को समेटने के लिए कुछ और प्लान हो, ट्रम्प की विदाई हो जाए और जेडी वांस एज प्रेसिडेंट आ जाए आगे। अमर, अमेरिका के राष्ट्रपति को इम्पीच करना या हटाना, ये पूरी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, लेंदी प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो हम इस बात को तो नहीं कह सकते कि ट्रम्प को इस एक पूरे निर्णय पर या इस तरह की एक्शंस पर हटा दिया जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि डीप स्टेट इस समय ट्रम्प के अगेंस्ट पूरी तरह से एक्टिव है। जेडी वैंस ने बीते हफ्ते जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था, जबकि ट्रम्प इज ऑल हेल एंड हार्टी, पर उन्होंने कहा कि यदि ट्रंप को कुछ हो जाता है तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार। अब यदि हम ट्रंप के आसपास के लोगों को देखें, तो पीटर नेवारो ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, रिलेशंस भारत और अमेरिका के और खराब हो गए। लेकिन आप दुनिया में देखिए उसका क्या मैसेज गया, कि फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कितना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने भारत में हमारे विदेश मंत्री को दिया है कि एशिया का मतलब हमारे लिए भारत है। ये तो एक स्टेटमेंट। और दूसरा, जर्मनी को, ईयू को भारत अपने साइड ही समझे, देखे, और ये कि ईयू और भारत एक ही टीम है। अभी ईयू और भारत का एक बड़ा जो समझौता है वो भी होने जा ही रहा है। और आसपास के उनके अर्थशास्त्रियों को, पूर्व एनएसएस को आप देखिए, तो जो जॉन बोल्टन है, उनका स्टेटमेंट सबसे पहले आया था कि ट्रंप ने बहुत फेटल मिस्टेक की है।
फिर एक रिचर्ड वुल्फ का स्टेटमेंट आया था कि जो ट्रंप ने किया है उसके बाद ब्रिक्स, रशिया और ये जो RIC है, रशिया इंडिया चाइना, इस गठबंधन को ट्रंप ने हमेशा के लिए मजबूत कर दिया है। फिर एक माइकल कुगलमैन है, उनका स्टेटमेंट आया था कि ट्रंप आज तक जो वादा उन्होंने इलेक्टोरल कैंपेन में किया था कुछ भी पूरा करा पाने में नाकाम रहे हैं, और रशिया यूक्रेन युद्ध में तो मैं मोदी जी की एक सकारात्मक भूमिका देखता हूँ, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और अभी जब इनफैक्ट नेवारो उर्सुला के वॉन डर स्टेटमेंट लेयन आए, भी भारत से प्रधानमंत्री मोदी को ये लेकर बात कही कि भारत बिल्कुल, और जी अपनी बात पूरी कर सकती हैं अंबर। मैं ये बोल रही कि उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी ये भी बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, और अभी जो लगातार SCO मीट के दौरान डेवलपमेंट्स हमने देखे, देखिए जेलेंस्की ने फोन किया मोदी जी को कि जब आप पुतिन से मिले तो युद्ध के अंत की बातचीत कीजिए। कितना बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है ये कि जेलेंस्की इज ट्रस्टिंग आवर प्राइम मिनिस्टर कि भाई जब आप पुतिन से मिले तो जरा बात कीजिएगा। ये एक अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है जिसमें मोदी जी को इन्वॉल्व कर लिया गया है, जो मुझे समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जब नेवारो ने स्टेटमेंट्स दिए तो फिर उन्हीं के आसपास के और जो रिक सांचेज हैं, उन्होंने कहा कि ये नेवारो जैसे लोग ट्रंप के कान में बैठ करके, कोट अनकोट इस तरह के स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि नेवारो जैसे लोग ट्रंप के कान में बैठ करके उनसे डिसरिस्पेक्टफुल और इग्नोरेंट डिसीजंस करवा रहे हैं, और इसकी वजह से आगे पीछे ट्रंप को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए एक इवान फिगनबॉम है, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और पूर्व ट्रेजरर भी रहे हैं वो अमेरिका के। उनका भी ये इस प्रकार का स्टेटमेंट आया कि जो नवारो है वो एक बेलगाम तोप है, तो उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए किस तरह का एक माहौल बन रहा है। अमेरिका के इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री, पूर्व NSAs, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो अलग अलग पहले शासकीय पोजीशंस पे रहे हैं, ये तमाम लोग एंटी ट्रंप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जो तमाम हम अपने आसपास ग्लोबल साउथ के दूसरे देश देख रहे हैं, यूरोप के देश देख रहे हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं, वो एंटी ट्रंप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और जनता भी एक बात को पूछ रही है, अमेरिका की जनता पूछ रही है कि ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया कि वहां SCO के मंच पर डिक्टेटर्स के साथ भारत के प्रधानमंत्री क्या करने गए। भाई जब आप शी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, जब आप पुतिन के साथ मुलाकात कर सकते हैं, आपने तो किम के साथ भी मुलाकात की, तब वो डिक्टेटर्स नहीं है। और जब भारत SCO में अपनी एक मेंबरशिप के चलते जाकर के वहां अटेंड कर रहा है तो वहां डिक्टेटर्स हो गए वो। और आप पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुला करके लंच करा रहे हैं, आप वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आप किस तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका की जनता पूछ रही। आप भारत को चीन के साथ ट्रेड रिलेशंस करने से मना कर रहे हैं। 650 बिलियन USD से ऊपर का व्यापार है इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच में, तो आप चीन के साथ क्यों व्यापार कर रहे हैं? आप हम पर टैरिफ लगा रहे हैं ये कह के कि भाई हम रशिया को हेल्प कर रहे हैं। हमसे ज्यादा तेल जो है वो चीन और तुर्की खरीद रहे हैं, तो उन पर क्यों नहीं ट्रंप लगा रहे हैं टैरिफ? ये सारे सवाल अब जनता ट्रंप से पूछ रही है और ट्रंप के पास इनका कोई जवाब नहीं है। तो अंबर निश्चित तौर पर अभी जो माहौल है वो ट्रंप के बिल्कुल फेवर में नहीं है। लेकिन फिर इस बात को कहूंगी कि इम्पीचमेंट इज नॉट दैट इजी, पर आगे आगे देखिए होता है क्या, किस तरह की परिस्थितियां आगे बने, हम कुछ कह नहीं सकते। जी हाँ, मिड टर्म में ज़रूर उनके लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी होंगी क्योंकि उन्होंने वादा कोई पूरा नहीं किया है और ऊपर से जो ट्रेड पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, तो ये तो सोने पे सुहागा उन्होंने खुद अपने ताबूत में खुद एक कील ठोक लिया है। लेकिन बिल्कुल। हम अब जो यू टर्न देख रहे हैं, भारत की तारीफ़ें देख रहे हैं और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की बात करी कि बहुत टेक्टफुली उस पे रिएक्शन भी दिया है। और जी इनफैक्ट अब तक जो भारत का पूरा रिएक्शन रहा है जितना अमेरिका को हमने देखा कि उन्होंने पीटर ये सारे नवैरो और सारे जितने भी आ रहे थे इनके उल्टे सीधे बयान, भारत ने कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं दी, बहुत टेक्टफुली इन सारी चीजों को हैंडल किया। अब जबकि वो इस तरह का यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के में बीच में अब रीसेट स्टार्ट हो जाएगा? अंबर देखिए, मैं बार बार इस बात को सभी को बताना चाहती हूँ कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, कूटनीति को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं वो एक टाइम होता है जब एस्टेब्लिश होते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि भारत के या अमेरिका के कब कूटनीतिक संबंध एस्टेब्लिश हुए, 1947 के बाद से। फिर हमने इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एलिवेट किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर। ये अलग अलग पायदान हैं आपके द्विपक्षीय संबंधों के। इसके बाद आपकी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, फिर आप एक नेचुरल अलाय के स्टेटस पे चले जाते हैं, जो उदाहरण स्वरूप इस वक्त रशिया और चीन है, जहां कोई
अविश्वास के लिए कोई स्थान ही नहीं, उस तरह का रिश्ता। तो हम कह सकते हैं कि रशिया के साथ हमारा उसी तरह का रिश्ता है, इजराइल के साथ हमारा उसी तरह का रिश्ता है, अमेरिका के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पायदान पर आए, एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी चल रही थी, बड़ी अच्छी, और मैं कहूंगी ट्रंप के पहले रिजीम में ही ये पल्लवित पोषित हुई। लेकिन अब जो ट्रंप ने जो कुछ भी किया है, अमर इस बात को समझें कि इट इज लाइक काइंड ऑफ अ रूम इन द होल हाउस। तो ये जो हमारे आज प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, पहले तो ट्रंप ने आज तारीफ की कि मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक बहुत महान प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं कि आपको अपने राष्ट्र के हित में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ कुछ इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इसके पहले देखिए, मैंने वही कयास लगा लिया था कि ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे। एससीओ में जब हमारी और चीन की बायलैटरल टॉक हुई है, और अगले दिन जब सुबह एससीओ समिट का जो टॉक हुआ है, उसी दिन सुबह अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से स्टेटमेंट्स आए थे कि भारत और अमेरिका के बीच एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। जिस दिन पीटर नवारो हमारे लिए उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे थे भारत पर, उस समय अमेरिकन एम्बेसी के जो पोस्ट्स आ रहे थे, वो भारत और अमेरिका की जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसकी तारीफों के कसीदे काटते हुए पोस्ट आ रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो तभी से ये देख लिया अमेरिका ने, एक्सपर्ट्स ने, ट्रंप ने, कि भारत बहुत आराम से रीअलाइन कर सकता है। भारत ने जो अपने पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही की जो हमारी ग्रोथ आई है, वो 7.8% है अंबर, और अमेरिका की कितनी है? अमेरिका की 0.5% है। 0.5% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है पहले 3 मंथ्स की यूएस की। तो ट्रंप को भी समझ में आ रहा है कि स्थितियां क्या है, भारत झुका नहीं, आगे नहीं झुकेगा, ये भी उनको समझ में आ गया। भाई आप अगर झूठ बोलेंगे कि हमने आपके और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई, हम झूठ नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि आप अपने फार्मर्स के या जो फिशरमैन है या डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट पे आप कॉम्प्रोमाइज करो, हम नहीं करेंगे। आपने कहा रशिया के साथ अपनी रिलेशनशिप खराब करो या ऑयल एंड गैस लेना बंद करो, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब ट्रंप को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन अंबर, ये एक खराब फेज हो सकता है। आगे देखिए ट्रंप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अमेरिका तो हमेशा रहेगा। और इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कह रही थी कि बहुत ट्रंप के लिए भी बहुत कुछ लोग ऐसे गाली नुमा लहजे में बातचीत, या आखिरकार को वो एक देश के, एक सॉवरन कंट्री के राष्ट्रपति हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनका जवाब उनके अपने लोग और जनता उनको देंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कूटनीति के बहुत बढ़िया सिद्धांत को अपनाया, उन्होंने अपना पेशेंस दिखाया, परसीवरेंस दिखाया, और उन्होंने किसी प्रकार के कोई आक्रामक टिप्पणियां, कोई इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल टिप्पणियां दी ही नहीं, जिससे एक होता ना कि एक वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो जाए, वो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब देखिए, अब ट्रंप प्रधानमंत्री की तारीफ कर। तो मैंने कुछ लोगों से कुछ टीवी शोज में कहा भी था कि आज आप जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल जब यही ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई पड़ेंगे और मोदी जी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्या तब आप मोदी जी के लिए ताली बजाएंगे? तो अब वो उन लोगों को मैं भेज रही हूँ संदेश कि भाई देख लो आज क्या हुआ। तो क्या ये कुछ हो है, गया आज? ये सब छोटे छोटे फेजेस हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आते हैं, लेकिन इसकी वजह से दो देश एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। हाँ, दुश्मनी तब आती है अंबर, जब पाकिस्तान जैसा देश हो कि हम लगातार एज अ फ्रेंड आपको हेल्प कर रहे हैं, इतने अच्छे नेबर के रूप में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ आतंकवादी हमले करवाते हैं, आप हमारे जवानों को मरवाते हैं, आप हमारे सिविलियंस को मरवाते हैं, आप चीन की सहायता लेके लगातार टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को बढ़ावा देते हैं। तो जब इस तरह का कोई या फिर देश आप होता है भारत अंबर, को फतेह करने का ख्वाब देखते हैं और ओपनली इसको आप प्रीच भी करते हैं, सबसे अब बड़ी बात तो ये वो तो शेख चिल्ली के पुलाव है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है वो बनाए। लेकिन तो हमने तो यहाँ पर भी लेकिन रिलेशंस अपने हमेशा संभाल के चले थे। ये तो जी। अभी पहलगाम अटैक के बाद हमने अपनी जो सिंधु वाटर ट्रीटी है उसको हमने रद्द किया, जिसके बाद एकदम पाकिस्तान बिल बिला गया था। और फिर इसके बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स था, और जो हमने सिंधु वाटर ट्रीटी को हमने रद्द किया, वो हमारा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स था। तो अंबर, मुझे बहुत खुशी होती कि हम सभी भारत के रहवासी हैं, शांति प्रिय देश है हमारा, और कभी उल्टी सीधी टीका टिप्पणी, किसी देश के इंटरनल मैटर्स में जाकर के इंट्रूड करना, कि किसी के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट करना, अग्रेसर का काम, ये कभी भारत के हमारे स्वभाव में ही।
एब्सोल्युटली। और वो भारत की पॉलिसी पे नजर भी आता है, फॉरेन पॉलिसी में बहुत वो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो कल्चर है, जो हमारी एक वो पूरा हमारी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि हम G20 की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम और ये सारा था, उस पे उस वक्त काफी इस पे डिबेट डिस्कशंस भी हुए और काफी कुछ ट्रोल भी हुआ गया, लेकिन व्हाट यू बिलीव और वो दिखे तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हम एज ए भारतीय बड़ा गर्व होता है इन सारी चीजों पर, और हमने वो करके भी दिखाया। वसुधैव कुटुंबकम अगर भारत बोलता है तो G20 में जिस तरह से ग्लोबल साउथ और हम अफ्रीकन यूज की बात करें कंट्रीज को, उनको ऐड करना, ये अपने आप में आज ग्लोबल साउथ जो भारत के साथ रहा, वो यही वजह है क्योंकि वो आप ऑनेस्टली इस तरह के कंट्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका कोई इरादा नहीं है कि उनको डेट ट्रैप में फंसा कर आप उनको टेक ओवर करने का ख्वाब रखें चाइना की तरह। यहाँ पर चाइना और अमेरिका की बात करें तो जो ग्लोबल साउथ है या फिर अदर कंट्रीज की भी बात करें, भरोसा नहीं है। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, भारत पे भरोसा है पूरी दुनिया को। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो हम देख रहे हैं शिफ्ट हो रहा है, और खासतौर से इस पूरे ट्रम्प पॉलिसी के बाद, जो ट्रेड पॉलिसी के बाद, इसमें भारत आपको कहाँ पे नजर आ रहा है? क्योंकि भारत में इन सारी ताकतों के बीच भारत का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो भरोसा है। निश्चित तौर पर अंबर, आपने बहुत सुंदर बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है। भारत की जो ब्रांड इमेज है वो एक भरोसेमंद सहयोगी की है, वो एक शांति प्रिय देश की है। भारत वो देश है जिसने कोविड-19 के समय न सिर्फ अपने वैक्सीन बनाए, बल्कि 150 से भी अधिक देशों को भेजकर वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की। आपको याद होगा कि उस समय ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे, जैर बोल्सोनारो, उन्होंने एक हनुमान जी का वो संजीवनी बूटी ले जाते हुए तस्वीर पोस्ट की थी। देखिए ये अपने आप में कितनी बड़ी बड़ा संदेश जो है वो मिलता है कि बोल्सोनारो ब्राजील से हनुमान जी का पिक्चर लगा करके और फिर भारत को थैंक्स कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट इट मीन्स टू अस। और ऐसे हमें तमाम दूसरे देशों ने उस समय बहुत हमें धन्यवाद किया। और अभी भी देखिए हम लगातार अपने, चाहे नेबरिंग कंट्रीज को आप देखें, अभी फिर हम उसके थोड़ी बाहर की पेरिफेरी में जाएं, अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे, 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे। उन्होंने भी भारत के ग्लोबल साउथ को मजबूत बनाने के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और उन्होंने अपना पूरा समर्थन जताया है कि जितने भी वैश्विक लक्ष्यों और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय लक्ष्यों के साथ भारत काम कर रहा है वो पॉजिटिव है। उनमें सिंगापुर भारत के साथ है। पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री सिंगापुर गए थे, तब भी बड़े इंपॉर्टेंट एमओयूज सिंगापुर के साथ साइन हुए थे। अभी भी सिंगापुर ने एक बड़ा निवेश हमारे यहाँ पर अनाउंस किया है, और सेमीकंडक्टर को लेकर के, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट को लेकर के बड़े एमओयू साइन हुए। ये कब होते हैं अंबर? जब दूसरे देश का हम पर भरोसा है। और ये भरोसा हमने कैसे बनाया? ये भरोसा हमने वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ, पंचशील की हमारी जो विदेश नीति के तत्व हैं उसके साथ हमने बनाया। G20 में गए, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा, आतंकवाद की भर्त्सना की, और बिना एक लड़ाई झगड़े डिसेंट के जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, वो बड़े आराम से पास हुआ। देखिए हमने ब्रिक्स को डाइवर्सिफाई करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज नए नए देश जुड़ रहे हैं इससे। फिर आप देखिए एससीओ को डाइवर्सिफाई करने में हमने बड़ी भूमिका निभाई, आज नए मेंबर नेशंस एससीओ के साथ भी जुड़ रहे हैं। हम जहां जाते हैं, हमने क्वाड के माध्यम से भी पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे हो, वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे हो, ये सारे बिंदु भारत याद रखता है। तो क्या होता है कि भारत की छवि जो बन गई है वो ऐसी कि ट्रस्टेड है, वर्दी है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इंट्रूडर बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव गोल्स लेकर के चलता है। तो क्या होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हम समाधानों की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब धीरे धीरे ये इस तरह से मान लिया गया कि ग्लोबल साउथ की वॉइस भारत है। अब ये ब्राजील जैसा देश खुद कह रहा है, जो बिल्कुल एक तरह से हमारे बराबरी हम देखें तो हमारा एक रिफ्लेक्शन है लेटिन अमेरिका में, लेकिन ब्राजील कह रहा है इस बात। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और वहीं आप देखिए कि ये जो तमाम शक्तिवान देश है, ये अपने हेजेमोनिक असर्शन के माध्यम से ये दबाव बना करके अपने काम करवाना चाहते हैं, लेकिन ये वो दुनिया रही नहीं अंबर। और इसका भी मैं आज 2 मिनट लेके आपको समझाना चाहती हूँ कि बदलाव क्या है। हुआ क्या है अंबर कि जो कोल्ड वॉर जब तक चला, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कितनी ज्यादा कॉलोनीज ये लोग अचीव कर सके, ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर कब्जा कर सके, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो भी इसी एक एम्बिशन के साथ हुआ कि जितने यूरोप के कॉलोनियल मास्टर्स थे वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे, मिलिट्री पावर को दिखाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। कोल्ड वॉर के दौरान आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ, जिसमें दुनिया दो खेमों में बट गई। एक यूएसएसआर चला रहा था खेमा, एक
अमेरिका चला रहा था। हमने तब भी नॉन अलाइंड रहते हुए एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम हमने शुरू किया था। फिर इसके बाद जब कोल्ड वॉर अंत हुआ और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कुछ समय के लिए दुनिया यूनिपोलर हुई, अमेरिका की हेजेमोनिक पावर उस समय पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अंबर, जब ओपन इकोनॉमी आई, ग्लोबलाइजेशन आया, इंटरनेट आया, टेक्नोलॉजी आई, आईटी कंपनियां आई, तो इसके माध्यम से जो दुनिया है वो एक, मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ, आगे कभी किसी चर्चा में वो भी बताऊंगी, एक रियलिस्ट थ्योरी है जो शक्ति के मायने मानती है टेरिटोरियल और मिलिट्री पावर। दुनिया एक तरह से रियलिस्टिक थी, लेकिन अब दुनिया हुई लिबरल, अर्थव्यवस्था पे देश देने लग गए ध्यान। जोसेफ नाय एक टर्म लेकर के आए, सॉफ्ट पावर। तो वो सॉफ्ट पावर के एलिमेंट्स क्या थे? आपकी आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति। तो अब शक्ति के पैमाने आपकी मिलिट्री टेरिटोरियल पावर के अलावा आपकी सांस्कृतिक शक्ति कैसी है और आपकी आर्थिक शक्ति कैसी। यहीं से जो हमारे ये एशिया के देश हैं, ये सारे इमर्ज करना शुरू किए एज इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, जैसे चाइना, भारत, साउथ कोरिया। और फिर इसके बाद जो है धीरे 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 दुनिया का स्वभाव ही बदलता गया। तो अंबर, अब देखिए, आप और मैं बैठकर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बड़े मजे से एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या ये 20 साल पहले संभव था? नहीं था। अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जिसके माध्यम से जनता को तुरंत जो समाचार है वो पता लग जाते हैं। एक दूसरे के साथ आप आइडियाज और नॉलेज शेयर कर पाते हो। आज टेक्नोलॉजी दुनिया को चला रही है और टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था चाहिए। तो वो जो दादागिरी वाले जमाने थे ना, वो चले गए हैं पर। और अब इसीलिए जो है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, मिनी लेटरल प्लेटफॉर्म्स, तो ये बड़े आजकल महत्वपूर्ण हो गए। और इन सब प्लेटफॉर्म्स पर भारत ने एक बहुत पॉजिटिवली अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यही कारण है कि इस बदलती दुनिया में भारत को मैं सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति के रूप में देखती हूँ। और हमारी जो शक्ति के मायने हैं वो सहयोग से जुड़े हो, कि सब बढ़िया रहे, सबका अच्छा हो, वही सबका साथ सबका विकास। तो बिल्कुल, इसीलिए आगे आगे आने वाले समय में हम देखेंगे मूडीज की और ये तमाम ईएनवाई की तो रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स भी आ आई रही है है। ऑफ कोर्स। जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, जो इशारा करती है कि जो कुछ ट्रम्प ने किया है उससे यूएस में रिसेशन और स्टैग्फ्लेशन इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या ये पूरी सिचुएशन को रीसेट करके जो ये प्रोसेस है उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं। आंशु जी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मैं दर्शकों को फिर धन्यवाद करती हूँ और आशा है सब अपना प्यार और अपनी दुआएं हमें देंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू अंबर।